नमस्कार दोस्तों, जेट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान का लेक्चर नंबर फर्स्ट। और इसके बाद में कंटिन्यू चैनल पर सारे वीडियोस आपको उपलब्ध होते रहेंगे। और एग्रोनॉमी के अलावा आपको एग्रीकल्चर के अलावा आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो भी आप समय समय पर आते रहेंगे। पूरा कोर्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बिल्कुल सही सिस्टमेटिक ढंग से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जेट का और आईसीआर का ऑनलाइन कोर्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। एग्रोनॉमी। अब इसमें फर्स्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्रीकल्चर किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है, या एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो एग्रीकल्चर है लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है एगर और दूसरा शब्द है कल्चर। तो एगर और कल्चर दोनों मिलकर बना है एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर जो शब्द बना है उसमें एगर का अर्थ क्या है। तो एगर का अर्थ होता है सोइल अर्थात मिट्टी से, और कल्चर का मतलब होता है टिलिंग यानी उसकी जुताई करना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम फसलों की जो खेती करने का कार्य चालू हुआ था, वो हुआ था 7500 बीसी से। जो फसलों पर खेती करने का कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था 7500 बीसी से। फिर इसके बाद में जो सर्वप्रथम उगाई गई फसलें थी, वो उगाई जाने वाली फसलें थी गेहूं और जो सबसे पहले जो उगाई गई फसलें थी वो थी गेहूं और जौ। फिर इसके बाद में सस्य विज्ञान की परिभाषा, इसकी परिभाषा देखते हैं। सस्य विज्ञान, जिसको इंग्लिश में एग्रोनॉमी बोला जाता है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उगाने के साथ साथ मृदा प्रबंधन की वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाती है? सस्य विज्ञान कहलाती है। देखो वापस से, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उगाने के साथ साथ मृदा प्रबंधन की वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन किया जाता है, वह सस्य विज्ञान कहलाती है। अब यहाँ पर जो एग्रोनॉमी शब्द है वो भी एक भाषा से लिया गया है। एग्रोनॉमी शब्द है जो ग्रीक भाषा का है। अब इसमें देखते हैं एग्रोनॉमी में ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है। जो एग्रोनॉमी शब्द है वो बना है एग्रो और नोमस से, जिसका जो मिलकर बना है वो शब्द हो गया एग्रोनॉमी। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें एग्रोस का मतलब होता है फील्ड यानी कि खेत, और नोमस का मतलब होता है टू मैनेज यानी प्रबंधन। तो एग्रोनॉमी में हम क्या सीखते हैं? खेत का प्रबंधन करना। और जो एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के जो जनक हैं, या जिसको पितामह भी बोला जाता है, वो है पीटर डिक्री सेंजी। अब फिर से बात करते हैं एक बार सस्य विज्ञान की परिभाषा की। अब इसमें दिया गया है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उगाने के साथ साथ मृदा प्रबंधन की वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो जो सस्य विज्ञान है उसमें फसल उत्पादन तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ वैज्ञानिक विधियों से हम भूमि का कैसे प्रबंधन किया जा सकता है, भूमि को कैसे सुधारा जा सकता है, लवणीय व क्षारीय मृदाएं हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है, और मृदा कटाव को कैसे रोका जा सकता है, इन सभी वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन किया जाता है। और जिस विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है सस्य विज्ञान। तो दो शब्द बताए मैंने, एक तो बताया एग्रीकल्चर और एक एग्रोनॉमी। तो एग्रीकल्चर तो है जो शब्द है वो तो है लैटिन भाषा का, और जो एग्रोनॉमी शब्द है वो है ग्रीक भाषा का। अब यहाँ पर एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक देना चाहूँगा मैं आपको, कि जितने भी शब्द होते हैं जिसके पीछे कल्चर आता है, वो 99% शब्द जो होते हैं लैटिन भाषा के होते हैं। मतलब जिन शब्दों के पीछे कल्चर आता है, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो इन शब्दों के पीछे मोस्टली कल्चर आता है, वो शब्द होते हैं लैटिन भाषा के। और जिनके पीछे नोमी या लोजी आता है, जिनके पीछे या तो नोमी आता है या लोजी आता है, वो शब्द सारे ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं, वो सब सारे ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो इसका ध्यान रखना थोड़ा आप। और ये एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर किस भाषा से लिए गए शब्द हैं, ये सवाल आते ही रहते हैं जेट में, तो इसको ध्यान से देख लेना थोड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़े आधुनिक कृषि के इतिहास के बारे में। तो इसमें है, सबसे पहले जो स्थापना की गई थी कृषि से संबंधित संस्थान की, वो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना की गई थी, और ये पुणे महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है, और इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की गई थी 1875 में। अगर आपको पूछ ले कि वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर है, तो विश्व मौसम विज्ञान विभाग है स्विट्जरलैंड, जनेवा में। और जनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो विश्व मौसम विज्ञान विभाग तो जनेवा स्विट्जरलैंड में है, और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पूछ ले तो पुणे महाराष्ट्र में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में।
फिर बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है IARI, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, IARI बोला जाता है। ये राजेंद्र नगर बिहार में इसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी। राजेंद्र नगर बिहार में इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। तो IARI की स्थापना कब की गई थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही रहता है। IARI की स्थापना कहाँ की गई थी, राजेंद्र नगर बिहार में की गई थी। कब कब की गई थी, 1905 में, जिसको बोला जाता है हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1929 में। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR है, वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1929 में। ये जो ऊपर दिया गया है देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसका पहले नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर इसका नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करने के बाद में इंपीरियल की जगह इसका नाम कर दिया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पहले नाम क्या था। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पहले नाम क्या था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर इसके बाद में बात करते हैं, भारत का जो पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी या पहला कृषि विश्वविद्यालय था, वो कौन सा था। तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है GBPUA। तो गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, ये है पंतनगर। और पंतनगर कहाँ पे है, उत्तराखंड में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये उत्तराखंड नहीं था, उस समय ये उत्तर प्रदेश ही था। लेकिन उसके बाद में राज्य अलग अलग हो गए, और राज्य अलग अलग होने के बाद में उत्तराखंड बन गया। और उत्तराखंड से सॉरी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया। तो उत्तराखंड बन गया, और 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, वो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था, पंतनगर में। और पंतनगर उस समय तो उस समय तो उत्तर प्रदेश में था, और अब उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। फिर इसके बाद में भारतीय बीज निगम की स्थापना, भारतीय बीज निगम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी, 1963 में। भारतीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, जो बीज अधिनियम लागू हुआ था, वो लागू कब हुआ था, बीज अधिनियम कब लागू हुआ था, 1966 में। बीज अधिनियम से यहाँ अभिप्राय ये है कि बीज की गुणवत्ता और बीज उत्पादन करना और बीज को डिस्ट्रीब्यूशन करना, और इससे जो संबंधित नियम कायदे कानून थे, वो बीज अधिनियम के अंतर्गत आते थे। तो बीज अधिनियम कब लागू हुआ था, 1966 में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966 और 67 में। अब हरित क्रांति के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत करने की हरित क्रांति की ज़रूरत क्यों पड़ी देश में, क्योंकि उस समय देश में खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी थी। खाद्यान्न से अभिप्राय यहाँ पर ये है, गेहूँ, चावल और अन्य जो खाद्यान्न वाली फसलें होती हैं, उनका उत्पादन बहुत कम होता था। तो उनका उत्पादन कम होता था, और मांग बहुत ज़्यादा थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। उसके अंतर्गत अमेरिका और मेक्सिको से गेहूँ और चावल की कुछ उन्नत किस्में मंगाई गई, और उन उन्नत किस्मों को यहाँ पर लाके, और उन उन्नत किस्मों का बीज बढ़ाकर, फिर उन उन्नत किस्मों को किसानों को दिया गया, और फिर उत्पादन को बढ़ाया गया। इसीलिए इसको हरित क्रांति बोला जाता है। और जो हरित क्रांति में मुख्य दो फसलें थी, वो मुख्य दो फसलें थी गेहूँ और धान। मुख्य जो फसलें थी, वो थी गेहूँ और धान। और जो इसकी शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की, वो शुरुआत हुई थी 1966 से 1967, यानी कि 1966 से 1967। अब आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 और 1967, यानी कि 1966 और 67। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति की मुख्य फसलें कौन सी थी। तो हरित क्रांति की मुख्य फसलें कौन सी थी, गेहूं और धान। फिर आपसे और सवाल पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। अगर भारत की बात की जाए हरित क्रांति के जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में अगर हरित क्रांति की जनक के जनक पूछे जाए, तो आपको आंसर देना है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछा जाए, तो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक थे, वो थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो दोनों ही ध्यान में रखने हैं, वहां पर दोनों ऑप्शन आएंगे आपके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, वो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो आपको MS स्वामीनाथन पे ही टिक करना है।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना। कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी नियम कायदे कानून थे उसको के मतलब नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई और कृषि आयोग की स्थापना 1970 में की गई थी। कृषि आयोग की स्थापना कहाँ की गई थी? 1970 में। 1900 कब की गई थी? 1970 में की गई थी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया था? पांडिचेरी में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? पांडिचेरी में खोला गया था और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? फतेहपुर सीकर में खोला गया था और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। एक तो हरित क्रांति के जनक और एक राजस्थान में जो पहला केवीके खोला गया था, इन दोनों का ही मैं डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में डिटेल डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड भी बोलते हैं। ये भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। फिर इसके बाद में है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है केसीसी। यानी किसान क्रेडिट कार्ड में हम हमारी जो जमीन होती है उसका एक आईडी बनाई जाती है, उसका एक क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है और उस क्रेडिट कार्ड के आधार पर हमें फिर लोन मिल जाता है। उस क्रेडिट कार्ड के आधार पर हमें क्या मिल जाता है? लोन मिल जाता है। तो इस किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। यहाँ पर थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पे 1988 नहीं आएगा, यहाँ पे 1998 आएगा, यानी कि 1998। तो आप थोड़ा इसको टैली कर लेना, यहाँ पर 1998 आएगा, 1998 यानी कि 1998 में आएगा, 1988 नहीं आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी काम थे उनकी जो बीमा करना था, बीमा की एक योजना चलाई गई और उस योजना का नाम रखा गया राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ये कब लागू हुई? ये लागू हुई 1999 में, यानी कि 1999 में ये योजना लागू हुई। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम कब लागू हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सुपरवाइजर में एक बार आ भी चुका है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम कब लागू हुआ? राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम लागू हुआ 2000 में, सन 2000 में लागू हुआ। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? भारत का पहला जैविक राज्य, भारत का पहला जैविक राज्य। जैविक राज्य से मतलब ये है कि ऐसा राज्य जहाँ पर केमिकल लेस खेती की जाती है, यानी कि कृषि करने के लिए रसायन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है और उनके स्थान पर जैविक रसायन का उपयोग किया जाता है, जो कि फसलों के लिए और मृदा के लिए और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही हानिकारक नहीं होते हैं और फसलों को भी कम नुकसान पहुंचाते हैं, मृदा को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे जो रसायन होते हैं वो जैविक रसायन कहलाते हैं, जिनको बायो फर्टिलाइजर भी बोला जाता है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जैविक तरीके से खेती की जाती है और उसको जैविक राज्य बोला जाता है? तो कौन सा है? सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसको जैविक राज्य की उपाधि दी गई है। फिर इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान का। राजस्थान का पहला ऐसा कौन सा राज्य है? राजस्थान का पहला ऐसा कौन सा राज्य है? डूंगरपुर राज्य है, जिसको जैविक जिला बोला जाता है। डूंगरपुर जिला ऐसा है जिसको जैविक जिला बोला जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है एग्री क्लिनिक की शुरुआत कब हुई? एग्री क्लिनिक की शुरुआत हुई थी सन 2002 में। एग्री क्लिनिक से मतलब यह है कि कृषि और उनसे संबंधित जितने भी कृषि कार्य हैं, उन कृषि कार्यों में जितने भी जैसे पशुओं के रोग हो गए और इसके पशुओं के रोग नहीं है इसमें शामिल, जैसे फसलें हो गई, फसलों में लगने वाले रोग कीट और जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए एक एग्री क्लिनिक की शुरुआत की गई। तो इस एग्री क्लिनिक की शुरुआत की कब की गई? सन 2002 में की गई। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई 2004 में और इसके जो टोल फ्री नंबर हैं ये हैं 1800 180 151। ये कई बार ये नंबर भी पूछे जाते हैं, एक दो एग्जाम में पूछे गए हैं किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर क्या है, तो ये नंबर भी एक बार ध्यान से देख लेना। किसान कॉल सेंटर वो कॉल सेंटर होता है जिसमें किसान अपनी समस्या का हल फोन पर टोल फ्री नंबर पर फोन करके पूछ सकता है, वो किसान कॉल सेंटर कहलाता है। और राजस्थान में किसान कॉल सेंटर का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय जयपुर में है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसको बोला जाता है NH और M।
तो जो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन है उसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में प्रगति करना और उत्पादन को बढ़ाना। चलिए आगे चलते हैं अब। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिसको बोला जाता है NFSM। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी सन 2007 में। सन 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न आपूर्ति करवाना। जितने भी भारत में जितनी भी आबादी है उसमें कुछ गरीब हैं और कुछ गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनकी खाद्यान्न की आपूर्ति को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना की गई थी, जिसमें उत्पादन को बढ़ाकर और कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों तक खाद्यान्न को पहुंचाना था। तो इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2007 में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु बीमा योजना। तो राष्ट्रीय पशु बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई थी 2006 में, जिसमें पशुओं का जैसे मनुष्य का जीवन बीमा होता है वैसे ही पशुओं का बीमा किया गया था और ये एक पशु बीमा योजना थी जो 2006 में शुरुआत की गई थी। फिर इसके बाद में है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको बोला जाता है RKVY। कृषि का समग्र विकास करने के लिए और सभी क्षेत्र में विकास करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई थी और ये शुरुआत की गई थी सन 2007 में। 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोइल हेल्थ कार्ड। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब चालू हुई थी? सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम चालू हुई थी 2015 में और ये सूरतगढ़ में चालू हुई थी। और सूरतगढ़ कहाँ पर है? श्री गंगानगर जिले में। तो राजस्थान में सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन हैं और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और पीछे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहला है कि सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब चालू हुई? 2015 में। कहाँ पर चालू हुई? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। सोइल हेल्थ कार्ड में क्या होता है कि सोइल हेल्थ कार्ड में जो हमारी मृदा होती है, खेत की मृदा होती है, उसका एक ब्यौरा बनाया जाता है जिसमें उस मृदा में उपलब्ध जितने भी तत्व हैं, किन किन तत्व की कमी है, किन किन तत्व की उपलब्धता ज़्यादा है और कौन कौन से तत्व हैं जो हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं और कौन कौन से हैं जो लाभदायक प्रभाव डाल रहे हैं। इसके अलावा कितने सूक्ष्म जीव उस मृदा में उपलब्ध है, इन सभी का ब्यौरा जिस कार्ड पर लिया जाता है और जिस का एक ब्यौरा तैयार किया जाता है वो सोइल हेल्थ कार्ड कहलाता है। तो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब चालू हुई थी? 2015 में चालू हुई थी और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में चालू हुई थी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब मनुष्य का बीमा भी करवा दिया हमने, पशुओं का बीमा भी करवा दिया। अब फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई। फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 2016 में इसकी शुरुआत हुई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये भारत के प्रमुख कृषि संस्थान। अब कृषि संस्थान में तो संस्थान में से हर बार जेट में कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 2 सवाल पूछे जाते हैं। कम से कम 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान को ध्यान से पढ़ना है इनको। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। और इसके अलावा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसा बना है वीडियो। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं सिंगल आंसर क्वेश्चन डालते रहता हूँ और फेसबुक हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान। अब कृषि अनुसंधान संस्थान में सबसे पहले जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यानी कि NCR यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर। ये कितने हैं? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कितने हैं? 16 हैं। अब उसमें से बात करते हैं नंबर 1 की, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी में है। तबीजी अजमेर में है और अजमेर राजस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। अब देख लो, समझ लेते हैं कि बीजीय मसाला और मसाला में क्या अंतर होता है। देखो, बीजीय मसाला का मतलब ये होता है कि ऐसे मसाले जिनमें मसाले के लिए या उसका जो उपयोगी भाग होता है वो बीज होता है, तो वो कहलाता है बीजीय मसाला। जैसे अगर बात की जाए सौंफ या धनिया या फिर उसके बाद में आप जीरा कह सकते हो। तो ये क्या मसाले होते हैं, लेकिन इनका जो उपयोगी भाग होता है वो खुद बीज होता है। तो ऐसे जो मसाले होते हैं जिनका उपयोगी भाग बीज होता है वो क्या कहलाते हैं? वो बीजीय मसाला कहलाते हैं। तो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, वैसे तो वो राष्ट्रीय नहीं है, वो केंद्रीय है। अगर क्या पता पूछ लिया जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है
कि जो राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान जो केंद्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो तो कालीकट केरल में है, वो कालीकट केरल में है। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाता है तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान कहाँ पर है? बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में है, तबीजी अजमेर राजस्थान, और इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना, कंफ्यूज करने के लिए कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीजीय मसाला पूछा जाता है तो अजमेर आएगा, और अगर सिर्फ मसाला पूछा जाता है तो कालीकट केरल आएगा। इसको भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है और राजस्थान में है। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। और भारत में जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पर सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन भारत में तमिलनाडु राज्य में होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र। जो अनार अनुसंधान केंद्र है वो अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सोलापुर महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। अश्व का मतलब घोड़े से है यहाँ पर, तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र या घोड़ा अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, क्योंकि वो राष्ट्रीय नहीं है इसलिए मैंने उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया है। वो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है, और केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वो है हिसार हरियाणा में। जब हम केंद्रीय अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे तो उसमें वो आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद में है राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय समन्वित नासी जीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय समन्वित नासी जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दिल्ली में है, नई दिल्ली में। नासी जीव का मतलब है कृषि को जितने भी कीट नुकसान पहुंचाते हैं उनका प्रबंधन करने के लिए जो अनुसंधान केंद्र खोला गया है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी यानी कि जो बायो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में, ये भी नई दिल्ली में। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र। याक जो एक बड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाला एक घोड़ा होता है वो क्या कहलाता है? याक कहलाता है। तो राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वेस्ट केमंग अरुणाचल प्रदेश में। मोस्टली जो आपसे इंस्टीट्यूट पूछे जाएंगे वो इंस्टीट्यूट वही पूछे जाएंगे जिनका संबंध राजस्थान से। अगर जिनका संबंध राजस्थान से नहीं है तो उस प्रकार के क्वेश्चन वैसे तो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, और क्या पता आ भी सकता है, तो एक बार देखना जरूरी है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय शुक्र अनुसंधान केंद्र। शुक्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शुक्र अनुसंधान केंद्र है गुवाहाटी असम में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। फिर इसके बाद में है राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पाक्यांग सिक्किम। आर्किड एक प्रकार का फूल होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र। मिथुन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेदजीमेमा नागालैंड में है। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र व नीति अनुसंधान केंद्र, यानी कि कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं उनसे कितनी अर्थव्यवस्था जनरेट होती है और कितनी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और अर्थव्यवस्था कृषि से संबंधित जितनी भी अर्थव्यवस्था है उनका जो नियम कायदे कानून बनाता है और उन पर जो अनुसंधान करता है वो कहलाता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान में नीति अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, वानिकी से मतलब है कि जो जंगल होते हैं और जो जंगली एरिया होता है उन पर अनुसंधान करने के लिए कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र खोला गया है, और इसकी जो स्थापना की गई है वो की गई है झांसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर की गई है? झांसी उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। अब है राष्ट्रीय ब्यूरो। राष्ट्रीय ब्यूरो में कितने ब्यूरो है? 6 ब्यूरो हैं। अब इनमें आगे बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय पादप अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो। पादप अनुवंशिकी का मतलब ये है कि पादप और उनसे जुड़े जीन और जीनी संरचना और जितने भी उनके जो जेनेटिक कोड वगैरह होते हैं, जो वेराइटी डेवलपमेंट होती हैं और जो अनुवंशिकी से संबंधित जितना भी काम होता है वो कहाँ पर किया जाता है? राष्ट्रीय पादप अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो। ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली पर है, नई दिल्ली में है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवी ब्यूरो। कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवी ब्यूरो, यानी कि जो कृषि में सूक्ष्मजीव होते हैं जो कृषि के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे केचुआ हो गया या और भी बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं,
वो सूक्ष्म जीव कृषि में लाभदायक होते हैं, उनका ब्यूरो बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? महू में। और महू कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में महू है। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय मत्स्य अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, यानी कि यहाँ पर मत्स्य का संबंध मछली से है, और ये कहाँ पर है? यह है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। फिर राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, वहाँ पर पादप अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो था नई दिल्ली में। अब पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा में एक चीज और है, करनाल हरियाणा में NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी करनाल हरियाणा में है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नेशनल सर्वे ऑफ सॉइल एंड लैंड यूज प्लानिंग हेडक्वार्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी सवाल पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि उपयोगी कीट ब्यूरो। अब वहां पर देखो, यहाँ पर सूक्ष्म जीव थे, यहाँ पर सूक्ष्म जीव थे और यहाँ पर कीट है। तो राष्ट्रीय कृषि उपयोगी कीट ब्यूरो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अगर सूक्ष्म जीव ब्यूरो पूछा जाता है तो महू मध्य प्रदेश में, अगर उपयोगी कीट पूछा जाता है तो बेंगलुरु में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।